हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आप सभी को पता है कि हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट के नहीं याद करना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट समझा के बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस पॉइंट में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, सिक्स क्लास की ज्योग्राफी है ये, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं पृथ्वी में, पृथ्वी पर क्या क्या है, तो भूमंडल है। सबसे पहले क्या है? भूमंडल। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, भूमंडल यानी कि स्थल। ठीक है, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे मनुष्य जीव जंतु रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें हैं, आपको पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की परतों में वायु क्या कौन कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं वायु की परतों में। अब है जलमंडल, तो जलीय भाग को, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है, यानी कि जलमंडल जो है वो 71% है और भूमंडल कितना है? 29%। ठीक है, और इन तीनों का मिश्रण होता है जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, जीवन तभी संभव है बेटा जहां पे जब स्थल, हवा और वायु तीनों चीज हो, तभी जीवन संभव है। और जीव मंडल वही है जहां पे स्थल, जल और वायु तीनों चीजें पाई जाती हैं और वहां पर जीवन पाए जाते हैं, उसे हम जीव मंडल कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ। भूमंडल यानी कि पृथ्वी की ठोस परत जिसे हम प्रपटी भी कहते हैं, वो भूमंडल है। वायुमंडल जो वायु की चादर है, हवा की जो चादर है हमारे चारों तरफ, वो वायुमंडल है। इसमें वायु कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण गैसें हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसें हैं। जलमंडल जो जलीय क्षेत्र है वो सारा जलमंडल है। और जीव मंडल इन तीनों का मिश्रण है, क्योंकि ये तीन जहां पे पाए जाते हैं वहां पर ही जीवन संभव है। इन तीनों का मिश्रण है जीव मंडल। अब शब्दों की उत्पत्ति देखिए, ये देखते हैं हम क्या है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, वायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनमें से अधिक के शब्द बना सकते हैं? तो ये आपको एक बार जरूर देख लेना है बेटा कि पत्थर, लिथास क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। लिथास क्या है? तो लिथास किसे बोला गया है ग्रीक भाषा में? पत्थर को। एटमास किसे बोला गया है? वाष्प को। ह्यूडर किसे बोला गया है? जल को। बायोस किसे बोला गया है? जीवन को। क्योंकि इससे क्वेश्चन, ये जो बॉक्स वाले पॉइंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलिए हम भूमंडल को डिटेल से देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो ठोस भाग है पृथ्वी पर उसे क्या कहते हैं? तो भूमंडल कहते हैं। ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ क्या, बिल्कुल क्लियर है ये सब। यहाँ पे बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अब पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के रूप से नाम से जाना जाता है। आपको पता है पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागर, जो पृथ्वी की सतह है उसको दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागर में, क्योंकि जो द्वीप है वो भी तो स्थल पे ही है, जमीन पे ही है। पानी भी तो जमीन पे ही है। सॉरी, जो सागर है वो भी तो जमीन पे ही है, पानी जमीन पे है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि पृथ्वी के जितने भी महासागर हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। किसी ना किसी तरह से, कहीं ना कहीं से सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि महासागर के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, अलग अलग चीजें आ जाएंगी, तो ये भी इसमें एक पॉइंट है कि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। और बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना। कई बार जो ये क्वेश्चन आ जाता है ना, इनमें से कौन सा असत्य, मतलब इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो वो हम नहीं, हमारे दिमाग से नहीं गायब हो जाता है और हम ढूंढने लगते हैं कौन सा सत्य है, और यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से हमें देखना है कि कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है।
मतलब है और नहीं, इस शब्द को बहुत ध्यान से देख के हमें क्वेश्चन को पहले समझना है तब सॉल्व करना है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों से गलतियां होती हैं और फिर वही है 1-1 2-2 नंबर के लिए बच्चे का पेपर रह जाता है और ये आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। और क्या है, सभी स्थलीय भूभाग क्या एक दूसरे से जुड़े हैं? तो सभी स्थलीय भूभाग कुछ जुड़े हुए हैं लेकिन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। आपको याद रखना है महाद्वीप कुछ तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो महासागर है वो सभी आपस में जुड़े हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का जो तल है, जो बिल्कुल मतलब सबसे नीचे का जो भाग होता है समुद्री जल का वो हर जगह एक समान होता है और जो स्थल की ऊंचाई होती है समुद्र के तल से मापा जाता है। समुद्र के तल को क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। जो समुद्र के तल की माप होती है उसे शून्य बोलते हैं और वहीं से स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे महाद्वीप हैं। आप काउंट करके बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हमारे महाद्वीप है। और महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये कितने काउंट करो? 1 2 3 4 और 5, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ये सभी आपको याद रखना है। इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। अब ये देख लो, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई नापी गई है वो जमीन से नहीं, जो जिस स्थल पे हम रहते हैं उस स्थल से नहीं नापी गई है, बल्कि कहाँ से नापी गई है? समुद्र के तल से नापी गई है। ठीक है, कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। याद रखिएगा, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे जो गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। वो कितना है? 11,022 मीटर गहरा है वो। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे हमारा मेरियाना गर्त होता है जो कि जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है, 11,022 मीटर गहरा है ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। ये समुद्र तल से नापा जाता है। ठीक है, गर्त का मतलब बेटा कोई खाई मान सकते हो, समुद्र के अंदर भी बहुत सारी खाइयां होती है तो वो खाई है, इतना गहरा है। तो ये दो इसमें से इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वो कहाँ पे है? नेपाल में है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। ये ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, हो सकता है आपसे कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, कहा, या फिर मेरियाना गर्त कहाँ पे है? तो मेरियाना गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है ये और इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर गहरा है ये। ठीक है, अब देखिए महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी तो हम ये देख रहे थे भूमंडल के बारे में, अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का 7 प्रमुख महाद्वीप है, अभी मैं बता चुकी हूँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब एक एक के बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, या बुक हो तो बुक में अंडरलाइन करिए, समझ के याद करने की कोशिश करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, तो ये चीजें याद हो जाएगी। एशिया, जिसमें हम रह रहे हैं, भारत एशिया में है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये भी आ सकता है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है एशिया महाद्वीप? तो 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो ये महाद्वीप है आपका, देख सकते हैं एशिया, ये एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश है ये। उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप है, आप देख सकते हो उत्तर की ओर है एशिया और कर्क रेखा इसके बीचों बीच होके, बीचों बीच नहीं सॉरी, कर्क रेखा इससे गुजर रही है क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से भी कर्क रेखा गुजरती है।
क्योंकि भारत तो एशिया में ही है। ओके, तो एशिया महाद्वीप के 2 पॉइंट हो गए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। और वो जो मतलब कि जो उनका भाग है, अलग करता है, इस जो इसे यूरोप से अलग करता है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया क्या है? ये भी आता है। यूरेशिया कहाँ पे है? यूरेशिया किसे कहते हैं? तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को, जहाँ पे इन दोनों को अलग करता है, यूरोप और एशिया को, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये है हमारा यूराल पर्वत। ठीक है, ये जो रेड लाइन दिया गया है, ये है हमारा यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। और ये जो क्षेत्र है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूरोप का भी भाग है और एशिया का भी भाग है, तो इसे हम यूरेशिया कहते हैं। याद रखना है आपको, यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत, कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत है। ये रहा आपका यूराल पर्वत। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, अब आ गया यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। सबसे ऊपर जो आर्कटिक वृत्त है, जिसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, वो इससे होकर गुजरती है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसके आर्कटिक जो रेखा है वो इससे होकर गुजरती है। ठीक है, यूरोप का हो गया। अब है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश, इस विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश जो है, विषुवत याद रखिएगा कि बस एक ही रेखा इससे होकर गुजरती है अफ्रीका से। ये रहा हमारा अफ्रीका, ये रहा, सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका से विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका से क्या है? विषुवत या 0 डिग्री अक्षांशी महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इससे क्या होता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका से वैसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका है, जिससे कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो कौन सा महाद्वीप है? वो अफ्रीका है। ओके, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये बेटा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ओके, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है ये, और ये अफ्रीका में है। ये महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए आप, अभी दिखा चुकी हूँ मैं मानचित्र आपको। बेटा एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है, जो पिछले चैप्टर में था वो बताना भूल गई हूँ, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं आपको बता देती हूँ उस क्वेश्चन के बारे में, कि जो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जो 3 ओर समुद्र से और एक और पहाड़ से घिरा हुआ हो, पर्वत हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, लेकिन जो 3 और समुद्र और एक और जिसके पर्वत हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और यही कारण है कि भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और ऊपर हिमालय पर्वत है। तो यही कारण है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। बीच में मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अफ्रीका का क्लियर हो गया आपको। अफ्रीका में क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे 3 रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा। और सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ पे है? वो अफ्रीका में है। ओके, अब हम उत्तरी अमेरिका, उत्तरी, और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है अफ्रीका। अब उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि पनामा स्थल संधि किसे जोड़ता है? तो पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसमें से। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये जो संधि, ये जो है यहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। ठीक है, अगर जल से जुड़ा हुआ हो तो उसे जल संधि कहते हैं, स्थल से जुड़ा हुआ तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़ा हुआ है। यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैं आपको मैप एक बार और दिखा के ये क्लियर करूंगी कि कौन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं पहले। फिर है दक्षिण अमेरिका,
का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़। याद रखिएगा कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? अमेज़न नदी। आप अमेज़न की नदी के बारे में बहुत सुन चुके हो, मूवी भी देख चुके होंगे। एनाकोंडा जहाँ पे पाया जाता है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। वहीं पे अमेज़न बेसिन है, जहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है, ब्राज़ील के जंगल। ठीक है? ये आपका वर्षा वन का जंगल है। यहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा बस एक ही जगह पाया जाता है, वो ब्राज़ील के जंगलों में अमेज़न बेसिन में पाया जाता है, ठीक है? तो दक्षिण अमेरिका की विशेषता क्या है? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, वो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, अमेज़न नदी भी दक्षिण अमेरिका में है। अमेरिका में बेटा बड़ी और लंबी में अंतर समझ लीजिए। बड़ी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबी नदी का मतलब होता है नील नदी सबसे लंबी नदी है और बड़ी नदी अमेज़न नदी है, सबसे बड़ी जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है? अब हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा कि द्वीपीय महाद्वीप किसे बोला जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता 2 या 3? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा अंटार्कटिका बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में है, जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ लोग नहीं रह सकते। ये महाद्वीप इस दक्षिण ध्रुव महाद्वीप में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार के स्थानीय मानव निवास नहीं करते हैं। अंटार्कटिका में कोई मानव निवास नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कई देशों के शोध केंद्र हैं और भारत के 2 शोध संस्थान हैं, मैत्री और भारती। ठीक है? मैत्री और भारती, यहाँ भारत के 2 शोध संस्थान है दक्षिणी अमेरिका में। तो आपको ये याद रखना है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में नहीं, अंटार्कटिका में, कि ये कई बार आ जाता है कि अंटार्कटिका में भारत के जो 2 शोध संस्थान कौन-कौन से हैं, तो मैत्री तथा भारती। ठीक है? ये 2 शोध संस्थान हैं। अंटार्कटिका में ये बहुत बड़ा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यहाँ पे कोई भी किसी भी मतलब कि स्थायी मानव कोई भी यहाँ पे निवास नहीं करता। अब थोड़ा-सा मैं मैप से आपको क्लियर करती हूँ कि कौन-सा कहाँ पे है, ठीक है? एशिया का आप देख सकते हैं, एशिया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के बीचों-बीच, सॉरी एशिया के बीचों-बीच नहीं, एशिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ओके? अब एशिया के बाद आप यूरोप को देखिए। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है और एशिया और यूरोप का जो क्षेत्र है, जो सम्मिलित क्षेत्र है, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है यूरोप से। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही है। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में इसके भाग कुछ कम है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, इसे जो बीच से होकर रेखा गुजरती है, इसे हम विषुववृत्त भी कहते हैं और इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है? कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका बड़ा है और उत्तरी अमेरिका के बाद अफ्रीका हमारा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है? अफ्रीका की एक और विशेषता है बेटा कि अफ्रीका में हमें क्या पाया जाता है? नील नदी, जो सबसे बड़ी नदी है। देखिए वहां पे नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे है कि नील नदी जो सबसे बड़ी नदी है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। और जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है? ये रहा सहारा रेगिस्तान। और नील नदी अफ्रीका में पाया जाता है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी तो अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील नदी है। ओके? ये 4 का बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है
और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, कई सारे पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो स्थल संधि मिलाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पनामा स्थल संधि, ठीक है? जो दक्षिणी अमेरिका है वो मतलब कि आधे से अधिक भाग उसका दक्षिणी गोलार्ध में है और इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है वो भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है? और सबसे लास्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरी तरह से मतलब कि वहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पे है। यहाँ पे बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी रहती हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी मानव नहीं रहता। लेकिन कई देशों के शोध केंद्र यहाँ पे है। भारत के भी 2 शोध केंद्र हैं। कौन-कौन से? मैत्री और भारती। ओके, तो इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल आपको मैं बता चुकी हूँ कि पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। फर्स्ट चैप्टर में भी ये आप समझाया है बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो में, कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। तो अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी बिल्कुल नीला-नीला दिखता है पानी के कारण, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का 71% जल का भाग है तथा 29% क्या है? स्थल है पृथ्वी में। ठीक है? लेकिन 71% जल होने के कारण भी बाद भी पृथ्वी में जल की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जो पीने योग्य जल है वो कम है। ओके, अब देखो इसमें भी यही सब दिखाया गया है आपको थोड़ा सा खाका बना के। ओके, अब है महासागर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर से वही आ गया पॉइंट कि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहती है, वो एक ही धार में चलती रहती है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी आता है कि महासागरीय जल की मुख्य गतियां क्या है या उसकी विशेषता क्या है? तरंगे, ज्वार भाटा तथा धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा ये सभी 5 महासागर हैं। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर देखते हैं। बेटा ये पॉइंट भी जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पॉइंट आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं। लिखने से क्या होता है कि हमें चीजें याद रहती है, ठीक है? या फिर आप सुन के याद रख सकते हैं, तो सुनिए वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए तो भी चीजें याद रहेगी। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पहली विशेषता, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा। दूसरी विशेषता क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, ठीक है? दूसरी विशेषता, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। याद रखिएगा प्रशांत महासागर क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है बेटा। अटलांटिक महासागर के लिए आ गया है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस आकार का है। प्रशांत महासागर कैसा है? तो वो वृत्ताकार है। अ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र के देखिए। आइए मैं आपको ऊपर अब दिखाती हूँ एक बार प्रशांत महासागर का, ठीक है? इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है प्रशांत महासागर, इधर भी है इधर भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है आपको पता है, जब यहाँ है तो इधर भी होगा। तो ये वृत्ताकार है, आप देख सकते हैं कि ऐसे है वृत्ताकार प्रशांत महासागर। वृत्ताकार स्थिति है इसकी। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त दूसरी विशेषता प्रशांत महासागर में है। ये पूछ लिया जा सकता है कि प्रशांत महासागर के पूरब में कौन सा देश है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी आपको याद रखना है। और ये देख सकते हैं हम आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एस आकार का है, देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे आकार में आता है ये, है? तो आर्कटिक महासागर एस आकार में है। अभी मैं इसके बारे में और आपको बता रही हूँ। प्रशांत महासागर हम देख चुके हैं। अब आर्कटिक महासागर। आज आर्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक, सॉरी, आर्कटिक नहीं, अटलांटिक महासागर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका, ये मैं आपको उससे देख के बताऊंगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है? इसकी तट रेखा बहुत ही तंदुरित है। तंदुरित का मतलब होता है टूटी फूटी है। जो अटलांटिक महासागर की तट रेखा है वो बहुत तंदुरित है, टूटी फूटी है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो इसकी तट रेखा है वो टूटी फूटी है। अगर तट रेखा बिल्कुल समतल होगी तो वहां नाव ले जाना
लगाना या फिर वहां से लेके जाना में दिक्कत होगी जाने में। लेकिन अगर तट रेखा टूटी फूटी होगी तो वहां पे नाव लगाने में, रुकने में और ले जाने में आसानी होती है। तो अटलांटिक महासागर की विशेषताएं आप नोट करिए। पहला विशेषता विश्व का सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी विशेषता है कि ये अंग्रेजी के अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है अटलांटिक महासागर। तीसरी विशेषता क्या है कि इसकी तट रेखा तंदुरित है, टूटी फूटी है। चौथी विशेषता क्या है कि इसमें प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। और पांचवी विशेषता क्या है कि यह व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त महासागर है। सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है। ठीक है, अब हम हिंद महासागर का देखते हैं। हिंद महासागर जो भारत के नीचे है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा किसके नाम पे पड़ा है, हमारे भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी ऊपर, पहले मैं ये समझा दूं। फिर है दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, बेरिंग जल संधि के, जिसे बेरिंग जल संधि यानी आर्कटिक महासागर। इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है बेटा पॉइंट ये है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। यह अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। चलिए अब एक बार मैप में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बता चुकी हूँ। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो तट रेखा है ये टूटी फूटी और छिछली है, जिससे कि ये व्यापार के लिए सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है और पोताश्रयों के लिए आदर्श माना जाता है। आर्कटिक महासागर बिल्कुल ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल ऊपर है, और जो इनको जोड़ती है, जो एक छिछली जल संधि जोड़ती है यहाँ से, ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी महासागर पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये अंटार्कटिका महासागर को मतलब कि ऊपर की तरफ से पूरी तरह से घेर के रखी है। हिंद महासागर, हिंद महासागर में आप देख सकते हैं, ये बोला गया है ना, हिंद महासागर किस आकार का है? त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार, सॉरी, त्रिभुजाकार है। तो हम ऐसे देखते हैं कि ये इस ऐसे आकार का है, इसलिए इसको बोला क्या गया है कि त्रिभुजाकार है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है और इसका नाम, एक ही मात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो है भारत। ओके, अब महाद्वीप और महासागर आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैं इसलिए आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आपको कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अब बेटा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि मैडम आप सब तो इंपॉर्टेंट ही बता रही हैं, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की परतें, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं? गैस की एक पतली परत से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अगर वायु ना हो तो जीवन ही संभव नहीं है। अब देखिए क्या है कि वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उससे हमें वायुमंडल ही तो बचाता है। अब वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, वायुमंडल कहाँ तक है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। सबसे पहला जो वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। बेटा इसे आप बना लो, मैं बार बार बोलती हूँ, इस फिगर को आप बना लीजिए, फिर आपको याद करने में बहुत ही मजा आएगा, पढ़ने में भी याद करने में भी। वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। देख सकते हो आप, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, हवा, तूफान, पानी, जो भी है वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, वायुमंडल की जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल। याद रखिएगा, वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है। समताप मंडल का, क्षोभ मंडल में क्या है कि क्षोभ मंडल में हमारा तापमान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अगर मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ पे भी देख लीजिए, कभी ठंड है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी धूप ज्यादा है, बारिश है, तो वही ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में है। समताप मंडल, आपको नाम से ही पता हुआ है कि यहाँ का तापमान बिल्कुल समान होता है, यहाँ तापमान घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए जो वायुयान है, हवाई जहाज, इसको उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है समताप मंडल। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। इससे तो क्वेश्चन आते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श क्या माना जाता है? समताप मंडल। ठीक है,
उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल में एक ऐसी गैसें पाई जाती हैं जहाँ की जो उल्का पिंड है, जो आसमान से उल्का पिंड मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि जब उल्का पिंड आसमान से पृथ्वी की ओर आता है तो इस गैस में जलकर वो फट जाता है और पृथ्वी पर कोई उसका नुकसान नहीं होता क्योंकि वो उल्का पिंड यहीं पे टूट जाता है, फट जाता है। उसके बाद है मध्यमंडल मैंने बता दिया। आयन मंडल, आयन मंडल देखिए नीचे अम्म, आयन मंडल है। आयन मंडल आपका किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो ये हमारे रेडियो, टीवी चलते हैं तो उसके लिए जो भी तरंगे आती हैं वो आयन मंडल से आती है, ठीक है? बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल और यहाँ पे गैस की बहुत पतली परत पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि गैस की सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है? तो बहिर्मंडल में पाई जाती है गैस की सबसे पतली परत। बहिर मतलब बाहर, सबसे बाहरी परत है ये। इसमें गैस की सबसे पतली परत पाई जाती है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, तथा शुष्क हवा 99% भाग है। बेटा ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। अब ये थोड़ा-सा आप याद कर लीजिएगा कि 99% भाग है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन और इसमें सॉरी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत कहाँ है? तो ओजोन परत हमारे समताप मंडल में है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत समताप मंडल में है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। वो समताप मंडल में है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी ना हो तो क्या होगा? पृथ्वी पर बहुत ही ठंडी बिल्कुल हर चीज जम जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा आवश्यक है पृथ्वी को गर्म रखने के लिए। ठीक है, ये हमारा जैव मंडल है। देख लीजिए जल, स्थल, हवा सब कुछ है इसमें, तो ये हमारा जैव मंडल है। अब है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल तथा अ, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यही है जीव मंडल जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैव मंडल या जीव मंडल जो भी आप इसको बोलो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, ये सारे हमारी गलतियों के कारण हो रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा। कभी-कभी सीटेट में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि नद इतना 71% पानी होने के बावजूद हमारे पृथ्वी पर पानी की कमी क्यों महसूस हो रही है? तो क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो 71% पानी है, उसमें ज़्यादातर पानी खारा पानी है, 1% ही है जो हमारे पीने योग्य पानी है, वो भी वायुमंडल में है, कुछ बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, कुछ अंडरग्राउंड वाटर है। तो हमारे पीने योग्य पानी उसमें 1% में भी बहुत कम मिलता है और जिसे हम गंदा करते हैं किसी न किसी कारण से। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएँगे। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ लेकिन आप एक भी क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं बताते हैं, इसलिए मुझे खुद ही बताना पड़ रहा है। यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि, जल संधि या नहर से। तो कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से। कौन सा? पनामा स्थल संधि। ठीक है? अब है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑक्सीजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है वायुमंडल में सॉरी नॉट नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है वायुमंडल में। ये मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई थी। क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी का कौन-सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। थलमंडल जो है ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पे पड़ा है। हिंद महासागर का नाम देश के नाम पे पड़ा है। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैवमंडल या जीवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एवरेस्ट एवरेस्ट है। हिमालय में है एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं हम ऊपर एक बार ये प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा।
अभी बता चुकी हूँ, आप एक बार देखिए अच्छे से। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ भी तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। पनामा जल संधि, ये जल संधि और स्थल संधि आपको ज़रूर याद कर लेना है। जो स्थलों को जोड़ती है उसे स्थल संधि कहते हैं, जहाँ जल से जुड़ते हैं उसे जल संधि कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। अब आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, टाइम बहुत कम है। एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए पेपर के। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि मुझे भी लगे मेरा मेहनत सफल हो रहा हो। और कमेंट ज़रूर करें। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको आंसर दूँगी। तो कमेंट आपको ज़रूर ही करना है। ओके बेटा, बाय-बाय।